नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्ज़ाम पे स्वागत है। आज हम सब जो ऑफलाइन में टेस्ट हुआ था कंबाइंड उसका हम सॉल्व देखेंगे कि उसका उत्तर क्या है। ऑफलाइन वालों को भी इसमें हेल्प मिल जाएगी और जो नए हैं हमारे चैनल में वो ये अपना अपना टेस्ट देंगे कि हम कितने प्रश्न सही करते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हैं। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न है कि भाषा का आरंभ किससे होता है? शब्द से, स्वरूप से, अर्थ से, ध्वनि से। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, अपना टेस्ट दीजिएगा कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही करते हैं। तो बात करते हैं इसका कि भाषा का आरंभ, किसी भी भाषा का सबसे पहला स्वर, पिछली वीडियो में हमने डाला था कि सबसे पहले भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है, कि जब यही ध्वनि किसी वर्ण में बदल जाती है या अक्षर में हम लिख देते हैं तो वो अक्षर या वर्ण कहलाता है, लेकिन शुरुआत किससे होती है? ध्वनि से। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, आपको प्रश्न में ये चीज ध्यान रखना चाहिए, सही और गलत, कि सही गलत क्या है इस पर ध्यान देना चाहिए। तो अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, इसका क्या सही उत्तर होगा। पहला विकल्प है कि गांव, दांत, क्या अनुनासिक ध्वनि है? अंगूर, अंगद, निरनुनासिक ध्वनि है। आप, अपना, निरनुनासिक ध्वनि है। बंदर, कंगन, क्या इसमें अनुस्वार ध्वनि है? तो ध्वनियों का प्रश्न पूछा गया है इसमें। देखिए, गांव और दांत, हम इसका हल करते हैं। देखिए, अनुनासिक, अनु मतलब साथ में, नासिक मतलब नाक की, कि जो नाक के साथ बोली जाए वो ध्वनि। तो यहाँ पर ध्वनि का मतलब केवल ये है। इस ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? तो जिस ध्वनि का उच्चारण मुख मतलब मुंह और नाक दोनों से हो वो होती है अनुनासिक। तो ये सही है। अंगूर, अंगद, क्या निरनुनासिक? देखिए, निरनुनासिक, निर उपसर्ग है इसमें, और अनुनासिक जहाँ पर नासिका का प्रयोग ना हो, कि वो निरनुनासिक होते मतलब केवल मुंह का प्रयोग, मुंह से बोले जाए, तो क्या ये सही है? आप, अपना, निरनुनासिक ध्वनि है कि जिसमें केवल मुख से बोला गया हो वो निरनुनासिक होता है, क्या ये सही है? बंदर, कंगन, ये क्या अनुस्वार ध्वनि है? अनुस्वार का मतलब केवल नाक से बोले जाने, उस पर नाक पर अधिक बोल दिया जाता है, वो अनुस्वार ध्वनि होती है। तो इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, गांव और दांत ये भी सही है। अंगूर, अंगद, ये अनुस्वार ध्वनि है। ठीक, यहाँ कौन सी ध्वनि है? अनुस्वार। तो ये वाला उत्तर आपका सही है, बाकी सब उसके सही हैं। तो बंदर और कंगन ये भी अनुस्वार ध्वनि है। आप और अपना ये निरनुनासिक है। तो इसका सही उत्तर, दूसरे का सही उत्तर होगा बी। अपना सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, अपना टेस्ट दीजिए कि हम कितने प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों से, क्या है? ओठों से नहीं, ओठों को है, ओठों को सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, अतः ये वर्ण कहलाते हैं। यहाँ तो वैसे खाली स्थान था कि यहाँ ये वर्ण कहलाते हैं ऊष्म वर्ण, स्वर, अर्धस्वर, अर्ध व्यंजन। देखिए, ऊष्म वर्ण, हाँ, ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? ऊष्म वर्ण आपने पढ़ा होगा, जिसे सा, तीनों सा होते हैं। मतलब कि सा और सा, ये तीनों सा होते हैं ऊष्म वर्ण। स्वर, तो सभी स्वर क्या अंतर, ये इनसे स्पर्शित। देखिए, स्वरों का उच्चारण मुख के हर अवयव से होता है, दांत, ताल, ओष्ठ, मूर्धा सबसे होता है। अर्ध स्वर, कि अर्ध स्वर, अर्ध व्यंजन, कि सभी व्यंजन तो आधे ही होते हैं, तो अर्ध व्यंजन किसी व्यंजन का नाम नहीं है। तो अर्ध स्वर की बात करें, या लावा है, जिसे हम अर्ध स्वर के नाम से कहते हैं, या लावा।
ये हैं, इनको जब हम बोलते हैं, बोलने का प्रयास कीजिए, या, रा, ला, वा। ये बोलते तो हैं लेकिन किंतु एक ही स्थान पर कहीं भी स्पर्श नहीं करता, सबका सहयोग रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अर्ध स्वर। इसका सही उत्तर क्या है? अर्ध स्वर कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, फिर चौथे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पवन का सही संधि विच्छेद एवं संधि प्रकार होगा। देखिए, आपने इस शब्द का खूब अभ्यास किया होगा, खूब हल किया होगा। पवन शब्द का प धन अवन क्या संयोग से है? हाँ, संयोग से होगा। प में अवन अवन मिला दीजिए, संयोग हो जाएगा और शब्द भी बन जाएगा। पो धन अन गुण संधि, पो धन अन, हाँ इसका विच्छेद तो सही है लेकिन गुण संधि नहीं होगी। पौ धन अन अयादि, हाँ पौ धन अन मिलाने पर अयादि संधि बनती है लेकिन पवन नहीं बनता, पवन बनता है। पो धन अन अयादि, हाँ ये विकल्प सही है कि पो धन अन मिलाने पर, देखिए ये अयादि संधि है। पो धन अन, यहाँ ओ लीजिए और यहाँ आ, कि जब ए और जब ए आए, ओ आओ, ओ आओ के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो ए का आय हो जाता है, ओ का आओ हो जाता है और औ का आओ हो जाता है। ओ का ए का आय और ओ का आओ का आओ हो जाता है, किंतु इसी वर्ण के स्थान पर होगा ये वाला स्वर आपका सेम रहेगा, इधर वाला। तो यहाँ पर देखिए ओ है तो ओ हो गया, ओ का आओ हो गया, और इधर आ है, इस आ को इसमें मिलाएंगे तो आ हो गया, और जब मिलाएंगे इस आ को तो पवन। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको मिल गया होगा, डी है। सही उत्तर क्या है? डी है, पो धन अन। संयोग तो होगा लेकिन इसका सही अर्थ नहीं निकला, क्योंकि संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय सभी यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर दोनों शब्दों का अर्थ कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। तो पास से ना कोई धातु है और ना ही कोई शब्द रूप है, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को पढ़िए और उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन यौगिक शब्द का निर्माण नहीं करता? देखिए, जो नहीं पढ़े हैं उनकी कोई बात नहीं, लेकिन ये तो आपको ऑफलाइन में पढ़ाया गया था कि यौगिक शब्द का निर्माण कौन करते हैं। सबसे पहली बात कि यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ होता है कि शब्दों के यदि हम शब्दों का विच्छेद करें, टुकड़े करें तो दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। वो यौगिक शब्द होते हैं कि जब टुकड़े करने पर दोनों पक्ष का अर्थ निकलना चाहिए। जैसे हम विद्यालय में तो विद्या धन आलय, तो विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है, तो इसलिए यौगिक शब्द हुआ। तो इनमें से कौन है जो यौगिक शब्द का निर्माण नहीं करता? अगर हम देखें तो उपसर्ग, क्या उपसर्ग यौगिक शब्द का निर्माण करता है? हाँ, उपसर्ग से यौगिक शब्द का निर्माण होता है। प्रत्यय, प्रत्यय से भी होता है। संधि, संधि से भी होता है। और अयादि संधि है तो ये संधि का भेद ही है। तो देखेंगे तो यहाँ उत्तर क्या है? यहाँ पर अयादि संधि होगा। सही उत्तर क्या होगा? अयादि संधि होगा, क्योंकि कहा गया, हृदयवारी ने कहा कि अयादि संधि जो रूढ़ शब्द का निर्माण करती है। संधि का नियम तो है लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे संधि का भेद भी नहीं माना है, क्योंकि ये रूढ़ शब्दों का निर्माण करती है। क्योंकि यौगिक शब्द का निर्माण करने वाली इकाई संधि भी होती है, इसलिए इसके जो शब्द, जैसे कि अभी इसके पहले उदाहरण देखे थे, पवन हो गया, नयन हो गया, जब हम इसको तोड़ेंगे जैसे नेधन, जैसे नेधन अन, तो यहाँ नयन तो होगा लेकिन ने का कोई अर्थ नहीं होता। अगर नी धातु होती तो उसका अर्थ होता है, लेकिन अगर विच्छेद करेंगे
तो गलत हो जाएगा, लेकिन ये जब तोड़ेंगे तो अर्थ नहीं होता, इसलिए संधि, इसका सही उत्तर क्या होगा, आयादी संधि होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी संधि से ही है। देखिए, साष्टांग शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। देखिए, संधि विच्छेद करेंगे, किसी उपसर्ग और प्रत्यय मिलाकर संधि होती है, उपसर्ग और धातु मिलाकर भी संधि होती है, उपसर्ग और प्रत्यय और शब्दों मिलाकर भी संधि होती है। तो विकारी शब्दों के साथ लगते हैं जो उनसे दो शब्दों की जोड़, देखिए उनका अर्थ भी निकलना चाहिए दोनों पक्ष का, तो मिलाते हैं सास धन टांग, तो साष्टांग, यदि ये इस सा का मूर्धन्य सा होना, ये भी नहीं होगा। साधन अष्टांग, हाँ, एक दीर्घ संधि का नियम है कि आ के बाद यदि आ हो तो दीर्घ हो जाता है, हाँ ये सही होना चाहिए। आगे और कोशिश करते हैं। साधन अष्टधन अंग, ये भी संधि का कोई इसमें नियम नहीं लागू होता है कि विसर्ग का आ हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये भी गलत ही माना जाएगा। देखिए, सा धन अष्टधन अंग, देखिए यहाँ जो नियम है, अगर हम ये बी वाला इसको हम अगर चेक करें कि क्या ये सही है, देखिए ये जो सा है इसका अर्थ वाह होता है, क्योंकि ये संस्कृत में एक सर्वनाम होता है और ये स्त्रीलिंग का रूप चलता है, उसमें होता है सा मतलब वाह। लेकिन अगर कहेंगे सा अष्टांग कि उसका अष्टांग या वह अष्टांग, ऐसा अर्थ नहीं निकलता है, और तो ऐसे संधि विच्छेद का अर्थ नहीं है अष्टांग, तो अष्टांग ये इसमें अलग शब्द बन जाएगा। देखिए, सा का अर्थ होता है ये सा उपसर्ग है, सा मतलब सात, सा उपसर्ग है, सा मतलब सात, अष्ट मतलब आठ, अंग मतलब अंग, तो सबको मिलाएंगे तो दीर्घ संधि समय बनेगी। यहाँ टा में आ है और इस आ, ठीक, अनुसार तो अलग बात है, उसके साथ ही लगेगा। और तो देखेंगे जब यहाँ आ है, सा में आ है, आ और आ, फिर आ, तीनों मिलाएंगे, इस आ और इस आ को मिलाएंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, और इस टा में जो आ है और इस आ को मिलाएंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, मिलाएंगे तो बनेगा साष्टांग, शब्द आपका बन जाएगा कि वह जो 8 अंगों से युक्त हो, ये शब्द बन जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, इसका सही उत्तर डी होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सातवें नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द मधुकर का पर्यायवाची है। देखिए, पर्यायवाची शब्द बहुत से हैं, जिनमें मधुकर का पर्यायवाची कौन सा है बताना आपको। उत्तर दीजिए, अपना अपना कोशिश कीजिए क्या होगा। पर्यायवाची तो सभी पढ़ते होंगे। चलिए देखते हैं। मधुकर, देखिए मधुकर का अर्थ होगा, ये भी यौगिक शब्द है, और जब किसी अन्य अर्थ पर रूढ़ हो जाएगा तो बहुव्रीहि समास में आते हैं। मधुकर, मधु मतलब मीठा, कर मतलब करने वाला, कर प्रत्यय है, तो मीठा करने वाला है, मीठे से युक्त, तो मधुकर का अर्थ होता है भौरा। क्या है, अब तो समझ जाएंगे भौरे का पर्यायवाची। देखिए, देखते हैं। सिरोज, सिरा धन जा, सिरा धन जा विसर्ग संधि है, और आ का उ हो गया है, विसर्ग का उ, और आ और मिलकर के ओ हो जाता है, सिरोज हो जाएगा। सिरोज मतलब सिर पर उत्पन्न होने वाला, अर्थात बाल, क्या होगा, बाल। मधु, मधु मतलब मीठा, इसका मतलब शहद, शहद का पर्यायवाची है मधु। तापस, तापस, ठीक, ताप है और सा अलग से लगा है, तापस मतलब तपा हुआ। द्विरेफ, देखिए द्विरेफ, जिसके मुख तीव्रता से काटने होते हैं वो द्विरेफ होते हैं, तो सही मधुकर का या भौरे का पर्यायवाची आपने पढ़ा भी होगा कि द्विरेफ होता है। इनमें से ये डी वाला उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कौन सा शब्द भिन्न प्रकृति का है, मतलब इनमें से कौन अलग प्रकृति का है।
देखते हैं अधुनातन, चिरंतन, सनातन, शाश्वत। इन शब्दों में कौन सा अलग स्वभाव का है, अलग प्रकृति का है, या इनमें से कौन भिन्न है? कोई किसी तरीके के बन सकते हैं। देखते हैं शाश्वत, सनातन, चिरंतन, ये लगातार पुराने समय से आज तक चली आई हुई एक जो शब्द होता है सनातन, इसके ये पर्यायवाची है। लेकिन अधुनातन ये आज का है, तो इनमें से ये उत्तर सही होगा, ये तीनों से भिन्न है। चिरंतर मतलब कि चिर मतलब पहले, अंतर के आज तक लगातार जो है, सनातन हमेशा शाश्वत जो सत्य है सदैव रहेगा, तो इन तीनों का एक ही अर्थ हुआ। अधुनातन का मतलब कि आज तक या आज का। ठीक, आगे देखते हैं। वीर का स्त्रीलिंग शब्द है, वीर का स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। वीर ये विशेषण शब्द है, लेकिन किसी पुरुष का ही होगा, जैसे वीर पुरुष, ठीक, वीर व्यक्ति, तो विशेषण है। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगी? वीर स्त्री या वीरवती, वीरावती, वीरांगना, वारांगना, क्या होगा? ये तो बड़ा सरल प्रश्न है, तो आप सबको आ जाना चाहिए। देखिए वारांगना, वारांगना किसका पर्यायवाची होता है? ये वेश्या जो होती है, वेश्या, उसका पर्यायवाची होता है वारांगना। ठीक, वीरांगना जो वीर अंगों से युक्त हो, वीरवती जो वीर गुणों से युक्त हो, वीरावती ये तो वीरा शब्द स्वयं शुद्ध होता है, और वती ये तो अशुद्ध हो जाएगा। वीरवती, और वती प्रत्यय लगता है तो छोटी नहीं होती है, बड़ी ही हो जाती है, ये भी अशुद्ध शब्द हो गया। वीरांगना, ठीक, वीर प्लस अंगना, वीरधन अंगना, तो वीरांगना वीर अंगों वाली स्त्री अर्थात जिसके अंग वीरता से प्रफुल्लित हो, जैसे वीर पुरुष, जैसे वीरांगना। वीर का वीरा होता है, लेकिन वीरा आपके विकल्प में नहीं है, तो वीरांगना ही सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगरा का बहुवचन होगा। आगरा एक शब्द है, बहुवचन बनाते हैं हम, हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आगरा का बहुवचन होगा आगरे, आगरो, यहाँ ये शब्द है आगरे, आगरे, यहाँ अनुस्वार है कि बहुवचन लगाते समय अनुस्वार लग जाता है हिंदी में। इनमें से कोई नहीं, कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते हैं आगरे, आगरा है तो आगरे, आगरो, ठीक, आगरे, तो कौन सा? ये सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, दोनों में होंगे क्योंकि आगरे हैं। और देखिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर हम देखें तो आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है आगरा। कोई स्थान होगा, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कोई भी स्थान होगा जो उस नाम का कोई दूसरा नहीं होगा, तो वो व्यक्तिवाचक होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन हो जाएगी तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे कि आज आगरों की कमी नहीं है, तो आगरा जो नगर है उसके गुण स्वरूप को देख, उसी के हुबहू कोई दूसरा नगर बना हो, जैसे दूसरा ताजमहल कह सकते हैं, तो बहुत सारे ताजमहल होंगे, कहेंगे आज ताजमहलों की कमी नहीं है, तब वो जातिवाचक बन जाएगी। लेकिन आज दूसरा आगरा है ही नहीं, तो यहाँ पर इसका उत्तर सही क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसका भी उत्तर देने की कोशिश कीजिए। उपसर्ग रहित शब्द है। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग उप मतलब पहले, सर्ग मतलब जो सृजित करे, उपसर्ग मतलब कि विकारी शब्द के पहले लग करके जो नया शब्द निर्माण करे वो उपसर्ग होते हैं। तो शब्द के पहले ही लगे होंगे दूसरा शब्द, कोई ना कोई विकारी शब्द होगा, वो उपसर्ग होता है। कुशल देखते हैं तो इसमें कु उपसर्ग है और शल प्रत्यय है, शल शब्द है। अलग आ और लग, अपेक्षा अप, धन इच्छा, अपेक्षा, तो ई का आ और ई मिलने पर ए हो जाता है, दोनों के स्थान पर संधि हुई है। कुरूप, क्योंकि संधि उपसर्ग और प्रत्यय में भी होती है। कुछ कुरूप, कु और रूप मतलब कि इसमें कु उपसर्ग है
इसमें अप उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, और इसमें आ उपसर्ग है, और इसमें क्या आपको उपसर्ग। देखिए इसमें कौन सा सही उत्तर होगा, तो इसमें पहला वाला सही होगा क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं है। देखिए इसका इस शब्द को तोड़ेंगे तो कुछ धन ला होगा। पहले ये शब्द देखिए आज शब्दों की प्रयोगिता में बदल गया। पहले कुशल शब्द का अर्थ होता था कुश को लाने वाला, तो आज क्या है कि कुशल शब्द कुशलता में मतलब कि जो किसी गुण में निपुण होता है, कार्य में निपुण होता है, उस अर्थ के लिए उसमें परिवर्तित हो गया, तो उसके व्यवहार में आ गया है, इसलिए बदल गया। तो ये उत्तर से इसमें ये उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द ये। बाकी इसमें अलग मतलब जो लगा ना हो, अलग हो गया, इससे अलग हो गया तो अलग हो गए। अपेक्षा जैसे तुलना करते हैं तो अप उपसर्ग हो गया, निषेध के अर्थ में आता है ये अप उपसर्ग। पूर्व बुरे के अर्थ में आता है और विशेषण बन जाता है पूर्व। तो इसका भी सही उत्तर मिल गया होगा। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न प्रत्यय से है। प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है, इसमें प्रत्यय लगाना। ये तो बड़ा सरल प्रश्न है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रत्यय युक्त शब्द अगर, अगर, नगर, सागर, जादूगर। देखिए ये सब रूढ़ शब्द हैं। अगर, नगर, सागर, जादूगर। इसमें जादू और गर, जादू एक शब्द है और गर मतलब निपुण हो, जो बताने वाला दिखाने वाला हो, गर। जादूगर की विदेशी उपसर्ग है जादूगर, जादू को दिखाने वाला इसमें गर रहता है। ये उपसर्ग प्रत्यय युक्त शब्द है, इसमें इसका उत्तर डी होगा। 11 का उत्तर डी होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। देखिए इनमें मिलाना है, ये कुछ लोकोक्तियां हैं, इसमें मुहावरे नहीं है, ये सभी लोकोक्तियां हैं और इनका उचित अर्थ क्या होगा उनसे मैच करके आपको विकल्प बताना। देखिए यहाँ पर ये है ए बी सी डी, ठीक। अब मिलाइए, देखते हैं। पहला है घी का लड्डू टेढ़ा भला, महंगी चीज की बजाय सस्ती चीज की परवाह करना। आंख का अंधा, नाम नयन सुख, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, गुड़ के विरुद्ध नाम होना। असरफियां, असरफियां नहीं है, फा है। असरफियां लुटे कोयलों पर मुहर, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती। सही मिलाएंगे उत्तर। देखिए ये जो डी वाला है इसका उत्तर है उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। इसका ये इसका अर्थ है मतलब कि देखिए घी का लड्डू टेढ़ा वाला, इसका अगर अर्थ देखें तो क्या होगा, महंगी। देखिए इसमें इसका उत्तर होगा ए का 4, घी का लड्डू टेढ़ा वाला, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। बी का 3, आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका अर्थ होगा कि नाम के विरुद्ध गुण होना, ठीक, गुण के विरुद्ध नाम होना। सी है, सी का दूसरा है, सी छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो ये क्या अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना। और अगला डी का ए होगा कि असरफिया लुटे कोयलों पर मुहर, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। आगे चलिए, समास पूछा गया है इसमें कि रघुपति पद में समास है। समास होगा बहुब्रीहि समास जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय जिसका उत्तर पद प्रधान होता है क्योंकि ये तत्पुरुष का भेद है, अव्ययी भाव जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, कोई ना कोई उपसर्ग होगा। देखिए रघुपति, अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें किस विभक्ति का लोप हुआ है, रघु का पति, कि जो रघु का पति है। तो रघु का पति कौन कहलाएगा, बहुत सारे तो नहीं होंगे, तो जो रघु के रीति को निभाने वाला होगा रघुपति,
तो यहाँ पर रघुपति से किसी का बोध होता है, अन्य अर्थ निकलता है, तो रघुपति से श्री रामचंद्र जी का नाम आता है। तो क्योंकि वो रघु के कुल को चलाने वाले थे और श्रेष्ठ थे, शिरोमणि थे, तो इसलिए इस नाम से इसका बोध होता है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, ना कि तत्पुरुष समास। दोनों विकल्प में होने पर बहुब्रीहि समास ही श्रेष्ठ होगा। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए अलंकार पूछा गया है, अलंकार पढ़े होंगे आप, कुछ तो गिस लगा सकते हैं कि वे रहीम निर्धन्य है, पर उपकारी अंग, बाटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, भ्रांतिमान अलंकार। मेरी भव बाधा हरो, राधा नगर सोय, रूपक अलंकार है। नील गगन सा शांत हृदय था, पूर्ण उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार का एक भेद होता है पूर्ण उपमा, जिसमें उपमा अलंकार की चारों धर्म गुण सभी उपस्थित हो, पूर्ण उपमा अलंकार होता है। उपमेय उपमान साधारण धर्म और गुण सब हो। देखेंगे, देखिए मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सो, इसमें श्लेष अलंकार होता है। इसमें श्लेष अलंकार आपने खूब पढ़ा होगा कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की छाई पर श्याम हरि दुती होय। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है, वो आपने दूसरी पंक्ति में पढ़ा होगा कि हे चतुर राधिका जी, मेरे सांसारिक कष्ट को दूर कीजिए, जिसकी आभा मात्र पढ़ने से श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं। तो और दूसरा अर्थ निकलता है एक ही पद के, कि जिसके आभा मात्र पढ़ने से या चमक मात्र पढ़ने से श्री कृष्ण प्रसन्न चित्त के हो जाते हैं। तो श्लेष अलंकार एक ही पद में दो अर्थ निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए कि मेरी भव बाधा है, तो सांसारिक रूपी, संसार रूपी कष्ट, तो यहाँ पर क्या होगा रूपक अलंकार, ये भी सही है। नील गगन सा है, उपमा अलंकार है। नील नीला विशेषण है, शांत हृदय है, तो यहाँ पर सभी गुण उपमा के विद्यमान है, ये भी सही है। आपको गलत देखना है कि गलत विकल्प कौन सा है। अब देखेंगे कि वे रहीम निर्धन्य है, कि रहीम का जिक्र है कि वे रहीम निर्धन्य है, पर उपकारी अंग, कि जिनके अंग उपकारी होते हैं, दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। बाटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग, कि जो बाटने, जैसे मेहंदी लगाने वाले के हाथ में भी चढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो जैसे त्यों तैसे आता है कि किसी मतलब कि ऊपर वाले को सिद्ध करने के लिए नीचे उदाहरण भी दिया जाता है। तो ये उदाहरण अलंकार का उदाहरण, ये भी सही है। अब देखते हैं कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है कि संदेह, ये देखेंगे। देखिए जहाँ पर एक ही वस्तु एक जैसे दिखे, मतलब उपमेय उपमान में समानता हो लेकिन निश्चितता ना हो, निश्चित ना कर पाए, तो वहां पर देखिए यहाँ पर सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि दोनों स्थितियों में वो संदेह की निश्चित नहीं कर पा रहा है। दुर्योधन की, दुशासन की बात है। तो यहाँ पर क्या है, संदेह ना करने के मतलब कि निश्चित ना होने के कारण संदेह अलंकार है, ना कि भ्रांतिमान। कि जब दोनों उपमेय उपमान में एक जैसा लगे लेकिन भ्रम बस उसी में नाचते रहे, तो वो भ्रांतिमान होता है। भ्रम उत्पन्न हो जाए, एक ही वस्तु एक जैसे दिखने लगे। जैसे आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे भ्रांतिमान के। 9 वाला था कि 9 एक ही उसके उपमेय उपमान एक जैसे, तो बार बार वो रंग ही लगाते रह जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी। बाकी सबके उदाहरण सही हैं। बस इतने ही प्रश्न आपके ऑफलाइन टेस्ट में था। ऐसे इससे भी अच्छे प्रश्न आपको हल कराएंगे, या इनमें जो कुछ नहीं समझ में आया है आपको हमारे चैनल में सब कुछ उपलब्ध होगा। अच्छे से गहराई से व्याकरण हो, हिंदी साहित्य हो, सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बस आप धैर्य रखे रहें और बस आगे अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।